हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस। तो पहले हम देखेंगे कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग। तो बेसिकली बाय डेफिनेशन लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स। तो यानी कि जो लिविंग क्रीचर्स होते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको अपने आप को रिपेयर और मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में हम देखेंगे जैसे जो वायरस होते हैं, वायरस कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते जब तक वो किसी सेल में इन्फेक्शन नहीं कॉज करते, जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करते। तो ऐसे में यही सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि बाहर ये कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे सेल के, तो क्या ये एक्चुअली में लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो बेसिकली अब हमें पता तो लग गया कि हम लिविंग क्रीचर्स को कैसे डिसाइड करते हैं कि ये लिविंग है या नहीं है। बट लिविंग होने के लिए क्या ज़रूरी है? देखो, लिविंग होने के लिए रिपेयर और मेंटेनेंस ज़रूरी है, जिसके लिए हमें चाहिए होती है बहुत सारी लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेस क्या है? दे आर द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब। अब बहुत टाइप की लाइफ प्रोसेस होती है और हर ऑर्गेनिज्म को इन प्रोसेस की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए, चाहे हम हो, चाहे कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी लिविंग क्रीचर हो। ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस बहुत काम आती हैं। जैसे कि हम जो फूड इनटेक करते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। कितना ज़रूरी है फूड इनटेक करना। अब अलग अलग रिएक्शन से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इस फूड को हम लोग अपनी बॉडी में ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। अब एनर्जी तो हमने ले ली, पर उस एनर्जी का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी तो करना ज़रूरी है। हमने खाना मुंह से खाया, वो हमारे पेट में गया, ब्रेक डाउन हुआ, बट अब ये एनर्जी हमारे हाथ को भी चाहिए, पैर को भी चाहिए, ब्रेन को भी चाहिए। तो इस एनर्जी का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। अब देखो, फाइनली हमने खाना खाया था, हमने एनर्जी भी ले ली, बट अब उस खाने का वेस्ट भी तो बचेगा। उस वेस्ट को भी तो बॉडी से थ्रो करना है। तो उसको थ्रो करने के लिए हम लोग एक्सक्रीशन का यूज़ करेंगे। एक्सक्रीशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी में। अब हम एक एक करके इन सभी लाइफ प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन। तो बेसिकली हम सब जानते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए होती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वर्क करने के लिए। बट ये एनर्जी का सोर्स क्या है? ये एनर्जी का सोर्स वो फूड है, वो खाना है जो हम खाते हैं। ठीक है, सो अब इस एनर्जी को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, इसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये जो एनर्जी है, इसको ऑब्टेन करने के दो अलग अलग मेथड्स होते हैं। एक होता है ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये जो दो कैटेगरी होती है ऑर्गेनिजम्स की, अब ये क्या होती है ये समझते हैं। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटो मतलब होता है अपने आप। तो ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप फूड बनाते हैं। अभी फूड बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? फूड बनाने के लिए ये लोग सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, सिंपल मटेरियल का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इनके एग्जाम्पल्स हैं ग्रीन प्लांट्स और थोड़े से बैक्टीरियाज। मतलब सब बैक्टीरिया इस कैटेगरी में नहीं आते, बट कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये खुद अपना फूड बनाते हैं और उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, और ये बहुत सिंपल चीज़ों से अपना फूड बनाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। उन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले। और इस प्रोसेस में, मतलब इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करने के लिए ये कुछ कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम बोलते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट बेसिकली कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि फ़ूड को जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। सब चाहते हैं कि उनका फूड जल्दी ब्रेक डाउन, उन्हें जल्दी एनर्जी मिले, तो ये एंजाइम्स उसमें हेल्प करते हैं। सो बेसिकली जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ये खुद खाना नहीं बनाते हैं, तो ये लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स क्या हुए? एनिमल्स और फंजाई, यानी हम भी हेट्रोट्रॉफ ही हैं। तो इनमें डिफरेंस याद रखना है। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स मेक देयर ओन फूड, जबकि हेट्रोट्रॉफ्स डजंट मेक देयर ओन फूड। दे डिपेंड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करते हैं, जबकि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस से अपना फूड बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं खुद। और इनके एग्जाम्पल्स हम लोग याद कर सकते हैं। सो अगर डिफरेंस का कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इसके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। तो प्लांट्स कैसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं? हम सब ने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट्स एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए या अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इस प्रोसेस में इनको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो बेसिकली इसके लिए 4 कंडीशन ज़रूरी हो गई। 4 कंडीशन होंगी तभी ये फोटोसिंथेसिस होगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा सनलाइट और चौथा क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं इनको हम एनर्जी लेने के लिए, मतलब प्लांट्स एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जितने कार्बोहाइड्रेट बने हैं उनको सबकी एनर्जी अभी यूज़ की जाएगी, ज़रूरी नहीं है प्लांट्स को उतनी एनर्जी एक ही बारी में चाहिए। तो ऐसे में प्लांट्स इन कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रखते हैं। अब प्लांट्स इन्हें स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। वहीं ऐसा काम एनिमल्स भी करते हैं, एनिमल्स भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख सकते हैं, हम भी अपने अंदर करते हैं, पर हम स्टार्च के फॉर्म में नहीं करते, हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस है। अब इसमें देखो, आप देख सकते हो कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है, वाटर है, उसके अलावा क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है और ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन और वाटर भी बन रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, इसे हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सनलाइट से लाइट एनर्जी लेता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इस लाइट एनर्जी का यूज़ होता है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने के लिए। तो सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब क्या है, हमें पता है कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। तो इस एनर्जी का यूज़ होके बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर का। तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए, जिनका यूज़ इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए होगा जो हमको चाहिए। और तीसरा जो स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो रही थी उसमें ये स्प्लिट हुई हाइड्रोजन ऐड होगी और ये हाइड्रोजन ऐड होने के बाद इस कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने का मतलब है इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे ताकि ये कार्बोहाइड्रेट बना सके। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी जो कि क्लोरोफिल करता है, दूसरा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ताकि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो सके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने के लिए, और तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन फॉर्म हुआ है ये ऑक्सीजन कहाँ से आया। तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होने की वजह से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बने थे ये वही वाला ऑक्सीजन है, इसीलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन लिबरेट होता है। तो बेसिकली ये 3 स्टेप्स थे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बट अब क्वेश्चन ये है, क्या ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक होते हैं? तो ये ज़रूरी नहीं है, ये बेसिकली प्लांट की नीड पे डिपेंड करता है। जैसे कई प्लांट्स होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स, वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसी टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए वो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस करके अपने कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। अब वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेते हैं, इसका आंसर भी हमें आगे मिलेगा, बट मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता दूँगी कि बेसिकली डेजर्ट में हम सब जानते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उन्हें अपने स्मॉल पोर्स यानी स्टोमेटा का यूज़ करना पड़ता है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए उनके पोर्स यानी स्टोमेटा ओपन होंगे तो पानी भी साथ में इवेपोरेट होगा, और डेजर्ट जैसे गर्म एरिया में पानी की ज़रूरत सबको होती है, तो वो नहीं चाहते थे कि दिन के टाइम गर्मी में उनका पानी इवेपोरेट हो जाए। इस वजह से वो रात को अपने स्टोमेटा खोल के कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बट क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है तो फोटोसिंथेसिस वो दिन में ही करते हैं। तो इसका मतलब है ये सारे स्टेप्स जो अभी हमने ऊपर मेंशन किए ज़रूरी नहीं है ये एक के बाद एक होंगे, ये थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद भी हो सकते हैं। ये सब प्लांट की नीड पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं एक डायग्राम है प्लांट का, जिसमें प्लांट का क्रॉस सेक्शन दिखाया है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें जो ये क्लोरोप्लास्ट दिखाया है ये एक सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये वही क्लोरोफिल है जो हमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा था। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी प्लांट के ऑर्गेनेली दिखाए हैं, हमें इनके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए इस टाइम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे एक एक्टिविटी पे। ये एक्टिविटी बेसिकली ये बताती है कि क्लोरोफिल का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट के लिए फूड बनाने के लिए।
तो बेसिकली इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम लोग वेरीजेटेड लीफ लेंगे। वेरीजेटेड लीफ मतलब जो ग्रीन के साथ साथ किसी और कलर की भी होती है, ग्रीन पैचेस होते हैं बीच में, जैसे कि यहाँ पे दिखाई हुई है। हम एक ऐसी लीफ लेंगे, मनी प्लांट की हो सकती है, किसी भी और प्लांट की हो सकती है। इस प्लांट को हम लोग डार्क रूम में रख देंगे। क्यों? ताकि इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट जो स्टार्च है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, प्लांट उसका यूज़ कर लेगा। अब हम इस प्लांट को सनलाइट में लेके आएंगे 5 या 6 घंटों के लिए। यहाँ पे 6 आवर्स लिखा है, तो हम लोग उसको 6 घंटों के लिए लेकर आएंगे सनलाइट के अंदर। और फिर हम इसमें से एक लीफ तोड़ लेंगे, क्योंकि सनलाइट में रहने के बाद उस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया होगा और अपने लिए फूड बनाया होगा। अब हम एक शीट लेंगे पेपर की, और उस पर इस प्लांट के जितने भी ग्रीन एरियाज़ हैं, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे ग्रीन एरियाज़ को हम लोग ट्रेस कर लेंगे, ताकि हम लोग को मालूम रहे कहाँ कहाँ पे ग्रीन था। इस लीफ को हम लोग बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे कुछ मिनट के लिए। बॉइलिंग वाटर में इसलिए ताकि अब इसमें बाकी के जो भी एंजाइम्स वगैरह होंगे वो सब मर जाएंगे, तो जितना स्टार्च था उतना ही रहेगा और कोई एक्टिविटी नहीं होगी इसके अंदर। इसके बाद हम इसको अल्कोहल में डिप करेंगे और इसे वाटर बाथ में रख देंगे, ताकि अल्कोहल बॉयल हो सके। अब लीफ में से जो कलर है ग्रीन कलर निकल के वो उस अल्कोहल के सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल अल्कोहल में डिज़ोल्व होकर लीफ से बाहर आ जाएगा। और अब हम इस लीफ को, जो हमारे पास लीफ बची है, इसको हम आयोडीन के सॉल्यूशन में डुबो के रखेंगे। आयोडीन में इसलिए डुबोएंगे क्योंकि जो स्टार्च होता है, स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करने पे हमको एक ब्लू ब्लैक कलर देता है, बिल्कुल ऐसा जैसे सेकेंड वाली लीफ में शो किया है। उसके बाद हम लीफ का कलर देखेंगे और जो हमने ट्रेस करी थी लीफ, उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पे हमको क्या पता लगेगा कि दोनों लीव्स में वहीं पे कलर है, जहाँ पे मतलब ब्लू ब्लैक कलर वहीं पर है जहाँ पे पहले क्लोरोफिल प्रेजेंट था। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल था तो यहाँ पे भी ब्लू ब्लैक कलर है। तो बेसिकली ये एक्टिविटी हमने क्यों करी और इससे हमको क्या पता लगा? तो इससे हमको ये पता लगता है कि जब लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और जहाँ जहाँ लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वहीं पे स्टार्च का सिंथेसिस होता है। इसका मतलब फ़ोटोसिंथेसिस सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में होता है, और ये एक्टिविटी हमको बताती है कि फ़ोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था स्टोमेटा और पोर के बारे में, तो ये वो है। तो बेसिकली प्लांट की लीफ में कुछ टाइनी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो उसके सरफेस पे होते हैं। अब प्लांट में जितना भी गैस का एक्सचेंज होता है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। ये पोर्स अलग अलग जगह पे होते हैं लीव्स में, मतलब सरफेस पे होते हैं, अपर सरफेस पे, लोअर सरफेस पे। साथ ही साथ इसमें से वाटर का एक्सचेंज भी होता है, वाटर इवेपोरेट होके इन पोर्स से बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली इसीलिए जब भी प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है वो इन पोर्स को क्लोज करके रखता है, ताकि वाटर उसमें से इवेपोरेट ना हो जाए। अब ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है ये किस पे डिपेंड करता है? इस स्टोमेटा के आसपास जो ये गार्ड सेल्स होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि स्टोमेटा कब ओपन होगा और कब क्लोज़ होगा। इन गार्ड सेल्स के अंदर जब पानी आ जाता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा का पोर है वो ओपन हो जाता है। वहीं जब इन गार्ड सेल्स में से पानी बाहर निकल जाता है तो ये श्रिंक हो जाते हैं, जैसा सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं। श्रिंक होने की वजह से ये जो स्टोमेटा का पोर है ये क्लोज़ हो जाता है और इसमें से गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाता और वाटर भी इवेपोरेट नहीं हो पाता है। तो अब हम लोग एक और एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी में हमें पता लगेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी होती है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। तो बेसिकली इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, ऑलमोस्ट सेम से दिखने वाले और सेम साइज़ के हमने 2 प्लांट्स लिए हैं और इसको हमने 3 दिन के लिए एक डार्क रूम में रख दिया है। अगेन डार्क रूम में हमने इसलिए रखा है ताकि इसमें जितना भी ऑलरेडी प्रेजेंट स्टार्च है वो सारा यूज़ अप हो जाए, प्लांट उसका यूज़ कर ले और हमें पता लगे कि न्यू स्टार्च कितना बन रहा है और कितना नहीं। अब हमने क्या किया है कि दोनों प्लांट्स को एक जार से ढक दिया है, एक बेल जार से ढक दिया है, ताकि बाहर की एयर अंदर ना जा पाए और अंदर की एयर बाहर ना आ पाए। अब हमने इसमें क्या किया कि एक प्लांट के साथ हमने एक वॉच ग्लास, बेसिकली एक कांच की छोटी प्लेट जैसी होती है, उसके अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक केमिकल डाल के रख दिया है। सो बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है कि उस जार के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमने दोनों जार्स को अच्छे से सील कर दिया है ताकि इसमें कोई भी एयर अंदर बाहर ना हो सके और ये एयर टाइट बन जाए। इन पूरे सेटअप को हमने उठा के सनलाइट में रख दिया है 2 घंटे के लिए, ताकि हम देख सकें कि कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है और स्टार्च बन रहा है। अब हम इन दोनों प्लांट्स में से एक एक लीफ प्लक करेंगे और जैसा कि हमने अभी पिछली एक्टिविटी में किया था, उनको अल्कोहल में बॉईल करने के बाद हम लोग आयोडीन डाल के देखेंगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। अब आप लोग बताइए आपके हिसाब से इनमें से कौन से केस में स्टार्च होना चाहिए और नहीं होना चाहिए।
कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसका कमेंट सही होगा उसको मैं पिन करूँगी। सो बेसिकली इससे हमें ये पता लगेगा कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अभी तक हमने दोनों फैक्टर्स देख लिए कि क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली सनलाइट और वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो वाटर है, वाटर कहाँ से लेता है प्लांट्स? तो बेसिकली रूट से लेता है अपने वाटर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और भी कई मिनरल्स वाटर के साथ प्लांट अपटेक करता है, और ये कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। अब जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि वो प्रोटीन्स और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के काम आता है जिनकी प्लांट को ज़रूरत होती है, और ये सब सॉइल से ही लिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम हेटरोट्रॉफिक बोल रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक में क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लेता है ऑर्गेनिज्म और अपनी बॉडी में उसका ब्रेक डाउन करता है। तो बेसिकली अब इसमें भी हम आगे दो टाइप देख सकते हैं, या तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपनी बॉडी से बाहर ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करने के बाद जो सिंपल सब्सटेंस बना है उसको बॉडी के अंदर ले लेना, उसको एब्जॉर्ब कर लेना। ये होता है पहला टाइप। ये कौन करता है? ये करते हैं ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और मशरूम वगैरह। ये फंगस के कुछ टाइप्स हैं। अब दूसरा होता है, दूसरे मोड में हम पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स मटेरियल या कॉम्प्लेक्स फूड अपनी बॉडी में लेते हैं और बॉडी के अंदर उसका ब्रेक डाउन करते हैं। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं? तो उसमें बेसिकली आता है ह्यूमंस। हम इसका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड अपने अंदर लेते हैं और उसे बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन करते हैं। अब इसमें एक और टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बेसिकली न्यूट्रिशन तो लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं और साथ में उनको हार्म पहुंचाते हैं, बट उन्हें किल नहीं करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म। जैसे आपने देखा होगा लाइस मतलब जुएँ। इन लोगों के सर में कई बार जुएँ पड़ जाती हैं, तो वो क्या होते हैं? वो ह्यूमंस में से ब्लड सक करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उन्हें हार्म करते हैं पर उन्हें किल नहीं करते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, ऐसे ही कस्क्यूटा होती है, अमरबेल जिसको हम बोलते हैं। तो अमरबेल इज़ बेसिकली एक प्लांट पैरासाइट होता है जो कि और दूसरे प्लांट्स के पास जाके उनसे न्यूट्रिशन लेता है पर उन्हें किल नहीं करता है। तो ये पैरासाइट्स के एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। कस्क्यूटा, टिक्स जानवरों में होती हैं। देन लाइस जिन्हें हम जुएँ बोलते हैं। लीचेस मॉनसून वाले एरिया पे या फिर जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे लीचेस हो जाती है, वो भी ब्लड सक करती है। और टेपवर्म्स भी ह्यूमंस या एनिमल्स में हो जाते हैं, वो ह्यूमंस के अंदर रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब ये तो हो गई दोनों टाइप के न्यूट्रिशन की बात। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिशन लेते कैसे हैं, मतलब क्या पैटर्न या फिर क्या प्रोसेस होता है जिससे वो न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं। तो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड का मतलब जिसमें एक ही सेल हो, जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा। तो अमीबा का जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो आप लेफ़्ट साइड पे इस फिगर में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। सो बेसिकली वो अपने सरफेस के मदद से जो है फूड लेता है अपने अंदर। उसका जो सरफेस है वो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाता है। फिंगर लाइक का मतलब उंगलियों जैसे वो अपने सरफेस को चेंज कर लेता है, उसकी शेप को चेंज कर लेता है ताकि वो फूड पार्टिकल को अंदर ले पाए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फूड पार्टिकल जो था वो बाहर था, अब इसने अपने इन सरफेस की शेप ही चेंज कर दी है ताकि वो अपने फूड पार्टिकल को अंदर ले सके। और ये थर्ड वाले डायग्राम में फूड पार्टिकल उसके अंदर चला गया है। अंदर जाने के बाद में उसने उस फूड को डाइजेस्ट करके अपने लिए यूज़ किया है ताकि उसको एनर्जी मिल सके। इसी तरह से जब एनर्जी ले लेता है ये फूड से, तो ये एक जो वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देता है। तो ये बेसिकली अपने सरफेस के हेल्प से अंदर लेता है जो भी फूड आइटम होता है। अब ये तो था अमीबा। अब बेसिकली और भी एग्जांपल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, जैसे एक है पैरामीशियम। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अब क्या होता है, फ़र्क क्या है कि अमीबा जो है, अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, वो अपनी शेप चेंज करता है। जैसे कि अभी हमने इस डायग्राम में देखा, हर फिगर में उसकी अलग शेप दिख रही है। बट जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम की शेप फिक्स्ड रहती है और वो फूड भी कहीं से नहीं ले लेता। ऐसा नहीं है कि उसके पास कहीं पे भी, जैसे अमीबा है, अमीबा के पास अगर यहाँ फूड आया तो भी वो कंज्यूम कर लेगा, यहाँ आया तो भी अपने अंदर ले लेगा। पैरामीशियम के साथ ऐसा नहीं होता। पैरामीशियम में एक सिंगल स्पॉट होता है, एक ही जगह होती है जहाँ से वो फूड ले सकता है।
और वो फूड वहाँ तक कैसे पहुँचाता है? वो फूड वहाँ तक सीलिया की हेल्प से पहुँचाता है। सीलिया छोटे छोटे हेयर होते हैं जो बेसिकली उसके पूरे सरफेस को कवर करते हैं। तो ये तो हो गए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब हम देखेंगे कि ह्यूमंस, हम लोग अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि हमारे माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा सिस्टम है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे न्यूट्रिशन में। सबसे पहले एक एक्टिविटी की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्टिविटी में हमने 1 ml स्टार्च लिया 2 टेस्ट ट्यूब में, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने अपना सलाइवा डाला, दूसरी में हमने कुछ नहीं डाला, बस पहली टेस्ट ट्यूब में हमने अपना सलाइवा डाला 1 ml, और दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हमने आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। आधे घंटे बाद हमने इसमें आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली, ठीक है। अब आधे घंटे बाद हम क्या देखेंगे कि जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सलाइवा डाला था उसमें आयोडीन का कलर चेंज नहीं होगा। आयोडीन ओरिजिनली ऑरेंज कलर का होता है तो वो ऑरेंज कलर का ही दिखेगा, बट जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने सलाइवा नहीं डाला था उस टेस्ट ट्यूब में आयोडीन का कलर चेंज होकर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अब बेसिकली ऐसा क्यों होगा? तो जो टेस्ट ट्यूब ए थी जिसमें हमने अपना सलाइवा डाला था उसमें हमारे सलाइवा ने स्टार्च के साथ में रिएक्ट करा और उस स्टार्च को ब्रेक डाउन किया। अब जो आयोडीन होता है वो सिर्फ स्टार्च के साथ रिएक्ट करने पे ही ब्लू ब्लैक कलर देता है वो, और उसके ब्रेक डाउन करने के बाद जो कंपाउंड्स या जो मटेरियल बनता है उसके साथ रिएक्ट करने पे ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है। तो इस वजह से आयोडीन ने अपना कलर चेंज ही नहीं किया उस टेस्ट ट्यूब में। जबकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने सलाइवा नहीं डाला था उसमें स्टार्च ही प्रेजेंट था, उसमें हमने और कुछ डाला ही नहीं, तो इस वजह से आयोडीन ने उसमें रिएक्शन किया और ब्लू ब्लैक कलर दिया। तो अब हमें इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि हमारे सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया स्मॉलर कंपाउंड्स में, सिंपल कंपाउंड्स में स्टार्च ने ब्रेक डाउन कर सलाइवा ने ब्रेक डाउन कर दिया स्टार्च को। तो इसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करके हमें एनर्जी ऑब्टेन करने में मदद करते हैं। सबसे पहले हम लोग फूड को माउथ से इंजेस्ट करते हैं, फूड खाते हैं हम लोग, तो हमारे टीथ जो है वो फूड को क्रश करने में हमें हेल्प करते हैं ताकि फ़ूड के छोटे पार्टिकल बन जाए और उसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। साथ ही साथ जो हमारा सलाइवा होता है वो फूड को डाइजेस्ट तो करता ही है पर उसको थोड़ा वाटरी बनाता है, उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से आराम से पास हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो जाने में अंदर, ठीक है। और जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी जो लाइनिंग होती है, उसकी जो बाउंड्री होती है, वॉल्स होती है, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होती है ताकि आराम से स्मूथली हमारा फूड अंदर चला जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो अंदर जाने में। अब ये जो सलाइवा है, सलाइवा हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से ये सलाइवा सिक्रीट होता है और इस सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं। मैंने आपको बताया था एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, बेसिकली बायो कैटलिस्ट होते हैं जो कि फूड को जल्दी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में, मतलब बेसिकली जो स्टार्च हमारे अंदर जाता है फूड में उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल्स ये बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फ़ूड को अच्छे से चबाओ ताकि आपके माउथ में वो अच्छे से आप उसे चबाओगे, सलाइवा अच्छे से मिक्स होगा और उसका ब्रेक डाउन अच्छे से हो पाएगा। हमारे टीथ इसमें हेल्प करते हैं फूड को च्यू करने में, साथ ही हमारी टंग भी हेल्प करती है फूड को अच्छे से सलाइवा के साथ मिक्स करने में। अब जो लाइनिंग होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल की, वो मैंने बताया था बहुत सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है, साथ ही उसमें मसल्स भी होते हैं ताकि आराम से फूड आगे पास करता जाए। अब ये जो मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, यानी कि ये अपने आप को श्रिंक करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं ताकि धीरे धीरे करके ये फूड को आगे की तरफ पुश कर पाएँ। और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो बेसिकली ये आप यहाँ पे डायग्राम में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, इसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं, मतलब हमारे माउथ से स्टार्ट होके ईसोफेगस यानी फूड पाइप, देन स्टमक और फिर हमारा गॉल ब्लैडर, लीवर, पैंक्रियाज, ये सब ऑर्गन्स हमारा फाइनली माउथ से स्टार्ट होके एनस पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म होती है। हम एक एक करके इनको देखेंगे।
तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले माउथ में हमारा फूड जाता है और वहाँ से च्यू होने के बाद, सलाइवा से मिक्स होने के बाद वो ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस का मतलब हमारा फूड पाइप, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में। अब फूड पाइप में वो जाता है और फूड पाइप से सीधा पहुँचता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक में मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं, वो जूसेस रिलीज़ करती हैं और ये डाइजेस्टिव जूस हमारे फूड के साथ मिक्स होके उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये बेसिकली हमारा जो स्टमक है उसमें कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये जितने भी जूसेस वगैरह रिलीज़ होते हैं ना, ये सब कुछ ना कुछ ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। जैसे हमने देखा कि माउथ में सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है, तो उसी तरह से स्टमक में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वॉल में प्रेजेंट, उससे ये रिलीज़ होता है। अब ये डाइजेस्टिव जूस के अंदर होता क्या क्या है, तो डाइजेस्टिव जूस में सबसे पहले हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके बाद एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन होता है। ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और उसके साथ साथ म्यूकस होती है। ये 3 चीज़ होती है डाइजेस्टिव जूसेस में। अब इनका फंक्शन क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाम से पता लग रहा है एसिड है, तो ये एक एसिडिक मीडियम बनाता है। ये हमारे स्टमक को एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से पेप्सिन काम कर पाता है। क्योंकि पेप्सिन तभी काम करता है जब उसके आसपास का सराउंडिंग, उसके आसपास का इन्वायरमेंट थोड़ा एसिडिक हो। पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, यानी कि फूड में हम जितना भी प्रोटीन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में पेप्सिन हेल्प करता है। और जो म्यूकस है, म्यूकस का काम क्या होता है, अब देखो एसिड है, हम जानते हैं कि एसिड चीज़ों को जला सकता है, तो हमारा जो पेट है वो भी तो एक ऑर्गन है, हो सकता है एसिड उसे भी जला दे, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए बेसिकली म्यूकस जो होता है वो स्टमक के अंदर ही एक लेयर क्रिएट कर देता है, एक लेयर बना देता है ताकि एसिड जो है उसे जला ना पाए। तो ये बेसिकली डाइजेस्टिव जूस के 3 कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं। अभी तक हमारा फूड हमने देखा था कि माउथ से ईसोफेगस और ईसोफेगस से स्टमक में आया था। अब देखिए आप इस फिगर में नोटिस करिए कि स्टमक के बाद में कहाँ पे जाता है। देखिए पहले सबसे पहले माउथ से स्टार्ट हुआ था, माउथ से नीचे ईसोफेगस में से स्टमक में आया था। अब स्टमक के बाद ध्यान से देखिए, स्टमक के बाद ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लेबलिंग की वजह से कन्फ्यूजन हो रहा है, बट ये जो है ये यहाँ से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का आगे डाइजेशन होता है और मेन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो अब बेसिकली होता क्या है कि स्टमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वो थोड़ा थोड़ा करके आता है, क्योंकि अगर बहुत सारा फूड एक साथ आ जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो इसके लिए स्फिंक्टर मसल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो थोड़ा थोड़ा करके फूड को स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ से लेके एनस तक जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये लॉन्गेस्ट पार्ट है तो ये इतनी छोटी सी जगह में हमारे पेट के पास मतलब कैसे फिट हुआ है, तो ये हुआ है क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव कॉइलिंग है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड, बहुत ज़्यादा इसको कॉइल किया गया है, जिसकी वजह से ये बहुत छोटी स्पेस में कॉम्पैक्टली फ़िट हो गया है। हालांकि होती ये बहुत लंबी है। अच्छा अब एक चीज़, इसकी लेंथ फिक्स्ड होती है तो नहीं, इसकी लेंथ कोई फिक्स्ड नहीं होती है। बेसिकली वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज़म किस तरह का खाना खाता है। जैसे जो हर्बीवोर्स होते हैं, क्योंकि हर्बीवोर्स ग्रास वगैरह खाते हैं तो इसीलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, लॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। वहीं जो मीट खाते हैं उनका इंटेस्टाइन स्मॉल होता है, कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है, मतलब उसकी लेंथ कम होती है, क्योंकि मीट कंपैरेटिवली ईजी डाइजेशन हो जाता है मीट का। ठीक है, तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट है कंप्लीट डाइजेशन की। मैंने आपको बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डाइजेशन होता है। ये कंप्लीट डाइजेशन किस किस चीज़ का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हम अपने फूड में खाते हैं उन सब का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशन आता है अलग अलग ऑर्गन से। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था, जब हमने ऊपर फिगर में देखा था तो हमने देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बट कुछ ऑर्गन है जैसे लीवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, हमारा फूड इनके थ्रू तो पास नहीं किया, तो इनका क्या काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो बेसिकली वो आपको यहाँ पे पता लगेगा
जो लीवर और पैंक्रियाज वगैरह हैं, इनका जो जूस होता है, ये जूस बनाते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब लीवर और पैंक्रियाज से किस तरह के जूसेस आते हैं वो हम देखते हैं। सो बेसिकली जो लीवर है वो हमने देखा था अभी कि जो स्टमक है, स्टमक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि एंजाइम्स वर्क कर सके। ठीक है, स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, बट लीवर के जो जूसेस होते हैं जिन्हें हम बाइल जूस बोलते हैं वो एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट बनाते हैं। अल्कलाइन क्या होता है? अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक। अब बेसिक क्यों बनाते हैं? ताकि पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं जो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे वो वर्क कर सके। जैसे स्टमक के एंजाइम पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए था काम करने के लिए, वैसे ही पैंक्रियाज के जो एंजाइम्स हैं उनको काम करने के लिए एक अल्कलाइन या फिर बेसिक मीडियम चाहिए होता है। अब ये अल्कलाइन मीडियम कौन बनाता है? ये बनाता है बाइल जूस। ठीक है, और ये आता है लीवर से। तो बेसिकली ये क्या करता है कि एक तो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, उसके अलावा इस बाइल जूस का एक काम और होता है, वो होता है फ़ैट्स को डाइजेस्ट करना। अब ये फ़ैट्स को किस तरह से डाइजेस्ट करता है? देखिए, जो फ़ैट्स होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में लार्ज ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ग्लोब्यूल्स मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ये फ़ैट। अब इस वजह से जो एंजाइम्स हैं वो उस पे अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते, उसको अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। ऑब्वियसली कोई चीज़ अगर छोटी होगी तो उस पे एक्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना ज़्यादा आसान होगा बजाय बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के। तो ये बाइल जूस, इस बाइल जूस के अंदर ना बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि इस फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये लार्ज ग्लोब्यूल से स्मॉल ग्लोब्यूल्स बना लेते हैं ताकि एंजाइम जो है वो और ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए और फैट का डाइजेशन हो पाए। अच्छा, अब देखते हैं कि पैंक्रियाज से जो डाइजेस्टिव जूस आता है उसका क्या काम है। तो बेसिकली पैंक्रियाज से जो जूस आता है उसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मैंने आपको बताया था बायो कैटलिस्ट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, जल्दी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर ट्रिप्सिन होता है और लाइपेस होता है, ये दोनों एंजाइम्स है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, वहीं जो लाइपेस है वो जो ये फ़ैट था जिसको अभी हमने स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया, इसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो यानी कि हमको क्या मिला? हमें लीवर से बाइल जूस मिला जो कि अल्कलाइन मीडियम बनाता है और फैट का ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और हमें पैंक्रियाज से दो एंजाइम्स मिले, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और लाइपेस जो कि फ़ैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है उसमें भी कुछ ग्लैंड होते हैं जो एक जूस सिक्रीट करते हैं। इस जूस को हम बोलते हैं इंटेस्टिनल जूसेस। इंटेस्टिनल इसलिए क्योंकि इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहे हैं, और इसमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, काफ़ी एंजाइम्स होते हैं। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें ये समझना है कि इस इंटेस्टिनल जूसेस में जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइनली प्रोटीन्स को कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, और फैट्स को करते हैं ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हैं जो बने हैं। प्रोटीन से अमीनो एसिड बन गया, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बन गया। अब ये जो फॉर्म्स हैं ये सिंपल फॉर्म्स हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह, ये सारे सिंपल फॉर्म्स हैं जिन्हें बॉडी आराम से यूज़ कर सकती है अपनी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए या और कामों के लिए भी। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली डाइजेशन। अब डाइजेशन हो गया, हमने उसमें से जो हमें चाहिए था एनर्जी के लिए, जो भी कंपाउंड चाहिए थे वो ले लिए। अब क्या बचेगा? वेस्ट। अब इस वेस्ट के साथ भी डील करना होगा। तो बेसिकली ये कैसे किया जाता है? तो जो डाइजेस्टेड फूड है और ये मटेरियल जितना भी निकला है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स वगैरह, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर ले लेता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिन्हें हम विलाई कहते हैं। ठीक है, ये विलाई जो है ये छोटी छोटी फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, और ये क्यों होती हैं? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है अगर उस पर ऐसी फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, बहुत सारी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसका सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, इस हर एक विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से ये यहाँ से एब्जॉर्ब्ड फूड उठाती हैं और बॉडी के हर सेल तक उसे पहुँचाती हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल सके, वो अपने आप को रिपेयर कर सके और नए नए सेल्स और नए नए टिश्यू बन सके। तो ये विलाई हमारे इंटेस्टाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो अनअब्जॉर्ब्ड फूड था जिसका मैंने आपको बताया था जो वेस्ट था, अब वो वेस्ट है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों? अब ये यहाँ से जाएगा, इसमें जो भी वाटर या और कुछ भी मिनरल्स वगैरह होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और फाइनली जो वेस्ट बचेगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं है उसे हम एनस के थ्रू बॉडी से हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक मसल यूज़ होता है जिसको हम स्फिंक्टर मसल बोलते हैं। तो बेसिकली एनल स्फिंक्टर होता है जो यहाँ हमारे एनस से बॉडी
को ये वेस्ट थ्रो आउट करने में हेल्प करता है। तो ये था न्यूट्रिशन का प्रोसेस। अब इसमें एक छोटा सा शॉर्ट नोट जैसा है डेंटल कैरियस के बारे में। सो बेसिकली डेंटल कैरियस में क्या होता है कि जो हमारा टूथ होता है, टूथ में कई सारी लेयर्स होती हैं, तो उसमें से सबसे बाहर की लेयर होती है इनामल, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और उसके अंदर डेंटाइन नाम की एक लेयर होती है। अब जब हम खाना खाते हैं और उसमें से कुछ शुगर, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हमारे दांत में अटक जाते हैं, तो बैक्टीरिया जो मुंह में प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली उन पे एक्ट करते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड बनाते हैं। अब ये एसिड बनाने की वजह से क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग जो हमारा एनिमल होता है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर डीमिनरलाइज का मतलब उसके मिनरल ख़त्म होने लगता है, वो ख़राब होने लगता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट होने की वजह से वो प्लाक बन जाता है, ठीक है, और सलाइवा वहाँ तक अच्छे से पहुँच नहीं पाता कि वो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करे या फिर प्लेक को हटाने में हेल्प करे। तो अगर ऐसे में हम ढंग से ब्रश नहीं करते हैं तो ये प्लेक हमारे मुंह में दांतों के बीच में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो सकता है और इसकी वजह से हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसीलिए अच्छे से ब्रश करना ज़रूरी है ताकि प्लेक और डेंटल कैरियस से हम बच सकें। सो बेसिकली ये था न्यूट्रिशन के बारे में। अब अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।